राजीव जी, आपका स्वागत है। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर हम बात करने जा रहे हैं। सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों को कमजोर करने की फिराक में है। ऐसा लग रहा है कि वर्षों से चली आ रही वक्फ बोर्ड की परंपरा का अंत होने वाला है। जिस तरीके से NDA 2 सरकार ने इस बिल को आज पार्लियामेंट के पटल पर रखा, ऐसा लग रहा है कि ये पुरानी जो परंपरा है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो रही है। किस तरीके से और किस नजरिए से आप इस पे बात करना चाहेंगे? देखिए, अभी आज दिन भर की जो गतिविधियां संसद में रही, उसके बाद अनिल जी आप अवगत हैं, देश अवगत है कि ये अब जेपीसी में चला गया मामला और स्पीकर साहब अब इसको गठन करेंगे। हर दल के सदस्य इसमें होंगे और वो क्या इसको पुनः प्रस्ताव पेश करना है, इसमें क्या परिवर्तन करना है, उनकी राय क्या है, फिर वो जेपीसी फाइनल करेगी इस ड्राफ्ट को। तो ये तो तय है कि जो स्वरूप आज जिस रूप में पेश हुआ वो स्वरूप नहीं रहेगा, क्योंकि हर दल का प्रतिनिधित्व उसमें होगा। कांग्रेस भी होगी तो उसकी अपनी राय होगी और ये कब तक पूरा होगा। तो फिलहाल तो ये मान लिया जाए कि कुछ समय के लिए मामला चला गया ठंडे बस्ते में, लेकिन मैं इसे मोटे तौर पर इस रूप में देखता हूं कि आज संसद में यह एहसास जरूर हुआ, यह एहसास जरूर कराया संसद ने आज की गतिविधि से कि यह मोदी युग नहीं है, यह मोदी सरकार नहीं है, यह एनडीए सरकार है, यह बीजेपी की सरकार नहीं है जो अपनी मर्जी से पिछले 10 सालों में जो चाहती थी वो करती थी, बिल पेश करती थी, बगैर चर्चा अपूर्ण चर्चा के, अधूरी चर्चा के, विरोध के बीच पास कर देती थी और वो राज्यसभा को भेज देती थी। कहीं मुझे लगता है कि इस पे होमवर्क भी पूरा नहीं हुआ। जिस तरह से इस सरकार बनने के बाद पहले कदम पर जो डिमांड की गई थी कि भाई हमें नायडू के द्वारा कि हमको स्पीकर का पद दो, और उन्होंने नहीं माना, काम चल गया, सरकार फिर भी चल गई, बन गई, गठन हुआ। फिर एनसीपी का जो अजीत पवार धड़ा है, उन्होंने कहा हमारे अपने अनुसार जो है कैबिनेट का स्तर दो, हम मंत्री पद की शपथ नहीं लेंगे। उन्होंने शपथ नहीं ली और ये झुके नहीं, फिर भी चल गया। लेकिन आज कहीं ना कहीं कोई एहसास जरूर हुआ, क्योंकि आज सत्ता पक्ष की ओर से नहीं, आज विपक्ष की ओर से, विपक्ष में ओवैसी जी की ओर से मत विभाजन की मांग की गई। और यदि ओवैसी जी ने यह डिमांड की कि डिवीजन किया जाए, और डिवीजन यदि होता तो कहीं ना कहीं सरकार डिवीजन से क्यों रुकी? यदि डिवीजन में सरकार इसे पास करा देती थी तो बात खत्म हो जाती है, चला जाता राज्यसभा को। कहीं यह एहसास हो गया उनको कैलकुलेशन करके कि एनडीए के तौर पर हम सरकार का तो बहुमत हमारे पास है, पर यदि मत विभाजन होता है तो यह सरकार हार जाएगी यहां पर और यह गिर जाएगा। उस संभावित हार से बचने के लिए विपक्ष के नेता के मत विभाजन की मांग के बावजूद जेपीसी को देने का प्रस्ताव सरकार की ओर से दिया गया। किरण रिजिजू ने प्रस्ताव दिया जिसे अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया। तो कहीं यह एहसास जरूर हो गया कि यह मोदी सरकार नहीं है, और जरूर ये अंकगणित में उनको अपनी हार इसमें दिखाई दे रही थी, इसीलिए उस मांग को माना गया और अब जेपीसी में भेजकर फिलहाल इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। अनिल जी, वक्फ अमेंडमेंट बिल को पार्लियामेंट में आज पेश किया गया और पेश करने के साथ साथ उस पर आम सहमति नहीं हो पाई, जिसके वजह से इस बिल को जेपीसी में रेफर किया गया। तो जेपीसी में बिल को भेजने का मतलब है कि ये बिल ताउम्र जेपीसी में पड़ी रहेगी, इस पे कोई डिसीजन नहीं हो पाएगा। क्या इस तर्क से आप सहमत हैं याकूब साहब? जेपीसी का गठन करने की जो अधिकार है वो लोकसभा अध्यक्ष को है जी। लोकसभा अध्यक्ष, आप ये छलावा है हमारे साथ। अब मैं ये मानता हूं कि जेपीसी का गठन लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में है। वो क्या करेंगे कि वो जिन सांसदों को, जो सांसद इसका विरोध ही नहीं कर रहे हैं, वो चाहे सत्ता पक्ष में भी हो सकते हैं और विपक्ष में भी हो सकते हैं, संभवतः वो उनको सेलेक्ट करेंगे और करने के बाद एक छलावा करेंगे देश के अल्पसंख्यकों के साथ। फिर मुझे इस पर ये शक नजर आता है, ये संदेह नजर आता है कि ये देर सवेर जेपीसी का गठन हो जाएगा। ये तो स्वाभाविक बात है, लेकिन अमूमन देखा ये जाता है कि जिस मामले में जेपीसी गठित होती है वो जाता है ठंडे बस्ते पे। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें भी छलावा है हमारे साथ।
आपको लग रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों पे सरकार ने एक कुठाराघात किया है? प्रश्न ये है कि आपके पास जो वर्षों से दशकों से अधिकार अल्पसंख्यकों के पास था वक्फ बोर्ड के रूप में, उस अधिकार को सरकार छीन रही है या उस अधिकार को सरकार वितरित कर रही है? प्रश्न मूलभूत ये है। मैं सहमत हूं आपकी बात से। ये बताइए, अब यहाँ पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो तमाम कानून जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने बनाए थे, इस देश की जो डाइवर्सिटी है, इस देश का जो लोकतंत्र है, इस देश के अंदर जो हम लोगों को और तमाम लोगों को, जो इस देश को हम पसंद करते हैं, भारत को हम पसंद करते हैं, इसीलिए तो इस देश को पूरी दुनिया में इसके लोकतंत्र को माना जाता है। आप डे टू डे सिर्फ अकलियत को टारगेट करने का काम कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की ये जो मंसूबे हैं किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होंगे। आपने देखा पिछले 10 सालों में इन्होंने जो चाहा वो किया। अब आज इनके ऊपर किस तरीके का प्रेशर बिल्डअप हुआ होगा पार्लियामेंट के अंदर, सदन के अंदर और सदन के बाहर। क्या आपको लगता है, मेरा मानना तो ये है कि मैं समझता हूँ चंद्रबाबू नायडू ने या और जो इनके घटक दल हैं उनके तमाम सांसदों ने इन पर दबाव बनाया होगा, तब जाके ये बिल जेपीसी को रेफर हुआ। अदरवाइज आप क्या समझ रहे हैं, इन्होंने पिछले जो कानून पास किए हैं, अकलियत की जो फलाह बहबूद के कानून थे, उनको किस तरीके से इन्होंने रद्द किया है और क्या इनका मंसूबा है पिछले 10 सालों में? मैंने कल भी कहा और आज फिर कह रहा हूं, पिछले 10 सालों में जिस तरह की सियासत इन्होंने की है उससे लोकतंत्र तार तार हुआ है। राजीव जी, एक मूल प्रश्न है, वक्फ बोर्ड के पास इतना जमीन है कि शायद उतना जमीन बड़ी मुश्किल से रेलवे डिपार्टमेंट और डिफेंस मिनिस्ट्री को है। तो उस जमीन को वक्फ बोर्ड अपने पास रखा है, अपने अधिकार में रखा है। उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है, क्या इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये एक दूसरा मुद्दा है। तो उसके संचालन के लिए अगर सरकार किसी विधेयक को ला रही है तो क्या याकूब साहब की बात में दम लगता है कि सरकार को न्याय नहीं करना चाहिए? देखिए, इस बात को कल याकूब साहब ने स्वयं स्वीकारा, खुलेआम स्वीकारा कि जो ये वक्फ की जमीन है ये खुर्द-बुर्द हो रही है। उन्होंने उदाहरण दिए, कुछ खुलासे किए। कांग्रेस के नेता, बीजेपी के नेता और प्रभावशाली उद्योगपति, इन सब का नक्सस जो है वो वक्फ संपदाओं के स्वयं के उपयोग के लिए होता है। ये बात बहुत जगह खुली है, ये न सिर्फ यहां खुली है। कर्नाटक में तो एक आश्चर्यजनक बात हुई कि कर्नाटक में 2012 में वक्फ बोर्ड की 29,000 एकड़ जमीन कमर्शियल प्रॉपर्टी कर दी गई। ये वहां के कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा। और तमिलनाडु में क्या सुंदरेश्वर टेम्पल है, वहां एक व्यक्ति अपनी जमीन बेचने गया करीबन 1 एकड़ की, तो उसको मालूम चला वो जमीन उसकी है ही नहीं, क्योंकि पूरे गांव का, सुंदरेश्वर टेम्पल के आसपास का जो पूरा गांव है, उस गांव को वक्फ संपदा घोषित कर दिया गया। कुछ मामले ऐसे जरूर है जिस पर मंथन होना चाहिए कि वक्फ बोर्ड इतनी अकूत शक्ति है कि इट्स नॉट चैलेंजेबल इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। वो ठीक है, ट्रिब्यूनल बना है, ट्रिब्यूनल में कुछ उनके मेंबरान है, कुछ रिटायर्ड जज होते हैं, वो शायद याकूब जी ठीक से बताएंगे, हर जिले में होते हैं। लेकिन बड़े पैमाने पर वक्फ संपदा घोषित करके बहुत सारे मामलों पर दिक्कतें आई हैं, और बहुत सारे मामलों पर यह भी हुआ है कि सरकार ने अपने उपयोग के लिए या किसी अन्य हित के लिए जो वक्फ संपदा थी उसे शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया। मसलन जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ, उस समय बहुत सारे लोग जिनकी यहाँ जमीनें थी वो तब तक ट्रांसफर नहीं कर पाए, पाकिस्तान चले गए, तो उनकी संपदाएं बाद में लावारिस हो गई, या जिनका वारिस नहीं थे और मृत्यु हो गई, तो उस तरह की जमीनें भी वक्फ संपदा घोषित की गई। उस तरह की जमीनों को बाद में शत्रु संपत्ति भी घोषित किया गया। तो पेज तो बहुत सारे हैं जो रिजॉल्व करने हैं, लेकिन इन 40 जो संशोधन है, इसको लेकर जब मैं आज सुन रहा था संसद में इस बहस को, एक बात बड़ी गौर करने वाली बात थी जो सुप्रिया सुले ने कहा। सुप्रिया सुले ने इस बात पर आपत्ति जताई कि सांसदों को इसकी प्रति नहीं मिली और मीडिया में खबर लीक हो गई। जब संसद गतिमान हो, ऐसे समय में यदि कैबिनेट की मीटिंग भी होती है तो उसकी ब्रीफिंग नहीं होती है। पहला अधिकार संसद का है कि सरकार के निर्णयों की जानकारी सदन को देनी पड़ेगी।
और ऐसे में जब ये जानकारी बाहर लीक हो गई, इसको लेकर बहुत हंगामा हुआ। बाद में संसदीय कार्य मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कल जानकारी दे दी थी। पीठ ने यह कहा कि 6 तारीख को सदन के सदस्यों को इस बिल को दे दिया गया। हालांकि सारे सांसद सहमत नहीं थे कि उनको बिल की कॉपी नहीं मिली है, लेकिन सचमुच एक हफ्ते से ये बात खबरें बाहर आ रही है। क्या इस देश की जो कैबिनेट की बैठक होती है वहां कोई लूपहोल है, वहां कोई ऐसा छेद है, वहां कोई ऐसा सुराग है जिससे खबरें पत्रकारों को सप्लाई हो जाती हैं? यह चिंता का विषय है। देश की मंत्रिपरिषद की बैठक हो कैबिनेट की और सदन गतिमान हो, तो जब सदन गतिमान है तो पहला अधिकार सांसदों का है, सदन का है कि वहां टेबल हो, वहां जानकारी दी जाए सदन को हर जानकारी की। तो यह बड़ा छेद आज दिखाई दिया है जिस पर बहुत हंगामा हुआ। हालांकि मामला बाद में शांत हो गया, लेकिन सुप्रिया फुले ने फिर भी सरकार से कहा, पीठ से कहा कि इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बार बार ये लीकेज ना हो, और यदि कोई ऐसी लीकेज है तो निश्चित तौर पर वो चिंता का विषय है। अनिल जी। राजीव जी, इन मुद्दों से सहमत हूं मैं, लेकिन जहां तक मेरे दिमाग में कुछ हलचल हो रही है कि सरकार कुछ प्रशासनिक कदम उठा रही है वक्फ बोर्ड के चीजों को ठीक करने के लिए। इस अमेंडमेंट के थ्रू डीएम को अधिकृत किया जा रहा है कि झगड़ों का इंचार्ज वो होगा, उसका फाइनल से होगा। इसके अलावा और भी 2-4 कानून बनाए जा रहे हैं जिसमें दूसरे कम्युनिटी के लोग होंगे, महिलाएं होंगी, सांसद होंगे, और वो इस तरह से संगठन तैयार किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस पे सहमति अगर ना भी बन पा रही है तो इसे सुनना चाहिए कि सरकार क्या पहल कर रही है। हर चीज को एक नकारात्मक नजरिए से देखने का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो आपको नहीं लग रहा है कि एक प्रशासनिक सुधार है ज्यादातर जो सरकार ने एक कोशिश की है? जो मैं बॉडी लैंग्वेज देख रहा था और जो जिस तरह से जितने लोगों को मैं सुन पाया संसद में, तो विपक्षी दलों के लोगों ने भी ये कहा कि इस पर मंथन होना चाहिए। उनका कहना यह था, उनका आक्रोश ये था कि ऐसा जो बिल है 40 संशोधन है, इसको समझने के लिए समय मिलना चाहिए, और उस पर फिर वो अपने समय मिलने के बाद वो विचार करें, विचार करने के बाद फिर सदन में विचार रखें कि क्या इसके प्लस माइनस रिजल्ट निकलेंगे। और मेरा तो ये भी सुझाव है, सुझाव नहीं मेरा अनुरोध है कि जब ऐसे महत्वपूर्ण बिल आते हैं जिसमें पॉलिसी डिसीजन होना है, पॉलिसी चेंज होनी है देश की, उसमें यदि मीडिया को भी और सांसदों को भी कुछ दिन पूर्व टेबल करके, बहस से पूर्व या उस पर मतदान से पूर्व सिर्फ टेबल करके कुछ दिन छोड़ दें, कुछ दिन में चीजें पूरी तरह समझ में आ जाएंगी और तब उस पर बहस हो। आज एकदम से टेबल हुआ और टेबल होने के बाद चर्चा शुरू हो गई, तो बहुत सारे सांसदों का आक्रोश था कि उनको पढ़ने और समझने का अवसर मिला ही नहीं। अभी हम भी चर्चा कर रहे हैं, मैं पीआईबी की साइट्स को देख रहा था सुबह, पीआईबी ने इसको 12-1 बजे तक तो जारी नहीं किया था, उसके बाद किया होगा तो अभी मैं देख नहीं पाया हूं। लेकिन इसकी जानकारी क्या बिंदु उसमें है, क्या प्रशासनिक परिवर्तन करने हैं, ये जानकारी होनी चाहिए थी। अगर सार्वजनिक पहले कर दें तो शायद देश से ये बहसें, चर्चाएं या मीडिया ट्रायल जिसे हम कथित तौर पर कहते हैं, ये जानकारी के बाद हम कर पाए। याकूब साहब, अब ये बिल जेपीसी को चला गया है, तो हम इंतजार करते हैं कि जेपीसी अपना क्या निर्णय लेती है, जेपीसी में किस तरह का कमेटी का गठन होता है, कौन कौन से लोग आते हैं, और देखते हैं कि आगे जेपीसी किस कदम को इंडोर्स करती है, किस कदम को संशोधित करती है। आने वाले दिन में हमें इस चीज का इंतजार होगा, इस बिल का भविष्य क्या है, जेपीसी क्या रिपोर्ट देती है। आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।